अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। बिजनेस कॉम्बिनेशंस। 25 नंबर का सवाल आता ही आता है और कभी कभार इसके स्टाइल में मल्टीपल आईएएस भी टेस्ट हो जाता है, तो उसको मैं भी अगर कंसोलिडेशन का सवाल कहूं तो 50 नंबर भी आ सकते हैं। 25 आता ही आता है, 50 भी हो सकते हैं। इसमें स्टैंडर्ड कवर्ड है बहुत सारे, IFRS 3 है, IFRS 10 है, IFRS 11 है, लेकिन इसको मैं एज अ टॉपिक पढ़ा रहा हूं। IAS 28 भी है, लेकिन इसको मैं एज अ टॉपिक बता रहा हूं। अच्छा, ये सामने बैठे हुए में से कोई है जिसने कंसोलिडेशन पहली दफा पढ़ा? पहली दफा नहीं, मतलब कैफ में भी नहीं पढ़ी हुई? कैफ में पढ़ी हुई ना, और कैफ में पढ़ी हुई है टी अकाउंट से या प्लस माइनस ही पढ़ा हुआ ना? अच्छा, रिकॉर्डिंग वालों में पहली दफा पढ़ने वाले लोग भी हो सकते हैं, और अगर कैफ में पढ़ा भी है तो हो सकता है बहुत पहले पढ़ा, भूल भाल गए हो, तो मैं ये जीरो से ही करा रहा हूं। और जिन्होंने पहले पढ़ी हुई है हो सकता है एडजस्टमेंट्स वर्किंग्स थोड़े से डिफरेंट फॉर्मेट से पढ़ी हो। मैं इसलिए जीरो से करा रहा हूं ताकि आप मेरे साथ अलाइन हो सके। शुरू के 3-4 लेक्चर 6 भी हो सकते हैं आपकी जरूरत के हिसाब से, जिसमें मैं ना मेनली, बल्कि 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं, सामने बैठे हुए लोगों की शक्लों से बेहतर अंदाजा होगा, तो मैं इसमें मेनली कैफ रिवाइज कर रहा हूँ ताकि बेस बन जाए। जब जमीन स्ट्रांग हो जाएगी ना तो फिर कॉम्प्लिकेटेड सवाल भी हैंडल हो जाते हैं। जमीन स्ट्रांग होनी जरूरी है, तो इसलिए मैं शुरू के लेक्चर्स के अंदर मेनली कैफ ही रिवाइज कर रहा हूं। किसी भी कंपनी लिमिटेड कंपनी, शेयर होल्डर्स उसके मालिक होते हैं, और सब के सब लोग एक जैसी सोच के लोग होंगे, सब एक बात पे 100% मुत्तफिक होंगे तो आराम से फैसले हो जाएंगे? नहीं। तो फैसले करने के लिए सब तो मुत्तफिक होंगे नहीं, तो उसके लिए फिर देखना पड़ेगा मेजॉरिटी क्या है। तो जितने शेयर होल्डर्स हैं उनको वोटिंग राइट्स होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, उनके पास वोटिंग राइट्स हैं। 1 पर्सन 1 वोट के 1 शेयर 1 वोट है, 1 पर्सन 1 शेयर। हाँ, कुछ स्पेशल चीजें हो सकता है कोई डायरेक्टर्स की, उनमें 1 पर्सन वरना 1 शेयर। जिसके पास जितनी ज्यादा शेयर होल्डिंग है उसके पास उतने ज्यादा वोटिंग राइट्स हैं। अच्छा, कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट के फैसले, मतलब जो ओनर्स के फैसले हैं, उनमें सब लोग तो मुत्तफिक नहीं हो सकते, तो किसकी बात मानी जाएगी? मेजॉरिटी की, और मेजॉरिटी मतलब 50% से ज्यादा। 3-4 टर्म्स बता रहा हूं, और उन टर्म्स की न्यूमेरिकल इंडिकेशन बता रहा हूं। न्यूमेरिकल सिर्फ इंडिकेशन है, रूल नहीं है। एक कंपनी है पी, वालेकुम अस्सलाम। एक कंपनी है एस। कंपनी एस के शेयर, ये जो हरा हरा मैंने एरिया बनाया, कंपनी एस के शेयर होल्डर हैं, और कंपनी एस का सारा शेयर कैपिटल इन सब लोगों के पास है। इन सब लोगों में से एक कंपनी पी है, और कंपनी पी के पास कंपनी एस के 60% शेयर है। ये मिसाल है 60, रूल नहीं है 60, मैंने एक मिसाल लिखी। एक है कंपनी ए, एक है कंपनी ए। इसके भी बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, जिनमें से 25% शेयर्स कंपनी पी के पास है। ये कि नहीं? नहीं, कंपनी एस के शेयर होल्डर्स ये लोग हैं। ये को मिस्टर ए होगा, मिस्टर बी होगा, मिस्टर सी होगा। इसके शेयर होल्डर्स में से एक कंपनी पी भी है, यानी कंपनी पी ने कंपनी एस के शेयर्स खरीदे हैं। कितने? इसके टोटल में से 60% कंपनी पी ने खरीदे हैं। ये सब कंपनी एस के शेयर होल्डर्स हैं। कोई कंपनी ए है, ये सब उसके शेयर होल्डर्स हैं। इनके शेयर होल्डर्स में एक कंपनी पी भी है, जिसके पास कंपनी ए के टोटल शेयर्स में से 25% शेयर्स। नहीं, पिक्चर नहीं समझ आ रही है? कंपनी पी के पास कंपनी एस के 60% शेयर्स हैं। जब भी कंपनी एस की डिसीजन मेकिंग होती होगी,
अच्छा, कंपनी पी तो एक कंपनी है ना, खुद थोड़ी कुर्सी में बैठेगी जाके बोर्ड मीटिंग में, इसके कोई अपॉइंटेड लोग होंगे। तो कंपनी एस के जब भी डिसीजन होते होंगे अल्टीमेटली मर्जी किसकी चलती होगी? कंपनी पी की। तो इसका मतलब है कंपनी पी एस को कंट्रोल कर रही है, कंपनी पी एस को कंट्रोल कर रही है, कंपनी पी का एस पे कंट्रोल है। जब कंपनी ए के डिसीजन होते होंगे तो कंपनी पी की मर्जी चलती होगी? मर्जी चलती होगी नहीं, शोर डाल लेते होंगे जैसे अपोजिशन कर लेती है। तो कंपनी ए की जब भी डिसीजन मेकिंग हो रही होती होगी तो उनमें अपोजिशन का किरदार कंपनी पी कर रही होगी, शोर डाल लेती होगी। इस शोर डालने को इंग्लिश में कहेंगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। एक है कंपनी जे, इसमें चूंकि परसेंटेज की शर्त नहीं है, जब मैं आपको IFRS 11 पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, इसलिए मैंने अभी सिर्फ इतना लिख दिया कि कोई कंपनी जे है जिस पे किसकी मर्जी चल रही है? हाँ जी, पी और एम दोनों की मर्जी चल रही है। इस दोनों की मर्जी को ज्वाइंट कंट्रोल कहते हैं। अच्छा, अब ये जो रश मचाया है, यहां से मैं आपको 3-4 नाम देने लगा हूं। कंपनी पी पेरेंट कहलाएगी, कंपनी एस सब्सिडरी कहलाएगी, कंपनी ए एसोसिएट है और कंपनी जे जॉइंट अरेंजमेंट है। आगे फिर वो जॉइंट अरेंजमेंट दो तरह के होते हैं, जॉइंट वेंचर, जॉइंट ऑपरेशंस, वो IFRS 11 में बताऊंगा। ये सब्सिडरी है, सब्सिडरी ऑफ कंपनी पी। ये पेरेंट है, ये रिलेशन है इसमें। पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशन होता है, पेरेंट सब्सिडरी को कंट्रोल कर रहा होता है। कंट्रोल यानी इसके जितने भी डिसीजंस होंगे उनमें इसकी पावर चल रही होगी। न्यूमेरिकली स्पीकिंग ये 50% से ज्यादा पे आ जाती है, लेकिन ये रूल नहीं है, 50% से कम पे भी हो सकती है। बेसिकली कंट्रोल आता है पावर। अब वो किसी एग्रीमेंट के तहत भी हो सकती है, थोड़ी सी शेयर होल्डिंग पे एग्रीमेंट के तहत भी कंट्रोल हो सकता है। तो इसलिए शेयर होल्डिंग परसेंटेज 50 से ज्यादा होना जरूरी नहीं है। कंट्रोल का मतलब है पावर टू गवर्न। तो कंपनी एस, हां सवालों में चूंकि न्यूमेरिकली ऐसे ही होता है हर दफा, और सवाल में स्टूडेंट परसेंटेज से ही पहचान रहा होता है, इसलिए पेरेंट बनने के लिए 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। तो इस मिसाल के अंदर कंपनी एस का पेरेंट है क्योंकि कंपनी पी का इस पे कंट्रोल है, कंपनी ए इसकी एसोसिएट है क्योंकि इस पे इसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ये इसके जॉइंट ऑपरेशंस हैं, जॉइंट अरेंजमेंट है क्योंकि इस पे इसका जॉइंट कंट्रोल है। तो जिस पर कंट्रोल है वो सब्सिडरी है, जिस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वो एसोसिएट है, जिस पर जॉइंट कंट्रोल है वो जॉइंट अरेंजमेंट है। ये 3 नाम बताए मैंने आपको। जिस पे कंट्रोल है वो सब्सिडरी है, जिस पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वो एसोसिएट है, जिस पे जॉइंट कंट्रोल है वो जॉइंट अरेंजमेंट। और सिर्फ न्यूमेरिकल इंडिकेशन है, ये रूल नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल इंडिकेशन है कि कंट्रोल बनता है मोर देन 50% पे। यानी अगर 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है ना तो मतलब कंट्रोल है। ये सिर्फ न्यूमेरिकल इंडिकेशन है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आता है 20% और मोर। बीस परसेंट या 20% से ज्यादा पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ जाता है। अच्छा, यहां पर एक अंडरस्टूड चीज है जो मैं समझ रहा हूं कि अंडरस्टूड है, नहीं लिखी मैंने। 50 से ऊपर जाएगा तो वो कंट्रोल में ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने कहा ना 20 या 20 से ज्यादा, तो अगर 55 हो गया तो वो तो फिर कंट्रोल में चला जाएगा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस से निकल जाएगा। तो इसलिए मैं ये नहीं लिख रहा कि 20% या ज्यादा लेकिन 50 से कम, वो लेकिन 50 से कम अंडरस्टूड। और ज्वाइंट कंट्रोल के ऊपर मैं परसेंटेज नहीं लिख रहा क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि 50%, लेकिन 50% रूल नहीं है।
तो इसलिए ज्वाइंट कंट्रोल जब मैं आपको ज्वाइंट अरेंजमेंट पढ़ाऊंगा तब डिफाइन कर लेंगे कि ज्वाइंट कंट्रोल होता क्या है। अभी सिर्फ अंग्रेजी का नाम काफी है। तो पेरेंट की सब्सिडरी वो कंपनी होगी जिसपे पेरेंट का कंट्रोल है, जिसकी न्यूमेरिकल इंडिकेशन 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, वरना ये रूल नहीं है 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग। एसोसिएट जिस पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, जिसकी न्यूमेरिकल इंडिकेशन है 20% या उससे ज्यादा, और ज्वाइंट अरेंजमेंट जिस पर ज्वाइंट कंट्रोल है। और ये दोनों मिला के एक खानदान कहलाते हैं, इनको कहते हैं ग्रुप। पेरेंट सब्सिडरी को मिला के ग्रुप कहते हैं। ये ग्रुप नहीं है, ग्रुप से बाहर है। तो पेरेंट और सब्सिडरी होती है ग्रुप। ठीक है, मिटा दूं सारा।
अच्छा, पहले पढ़ाने लगा मैं आपको पेरेंट विद वन सब्सिडरी, पहले ये पढ़ाने लगा, पहले ये पढ़ाने लगा पेरेंट विद वन सब्सिडरी। जब सब्सिडरी को पक्का कर लेंगे फिर पेरेंट के साथ एसोसिएट ले आऊंगा, फिर जॉइंट अरेंजमेंट ले आऊंगा, फिर और मुश्किलों की तरफ चलेंगे, यानी मल्टीपल सब्सिडरीज ले आऊंगा। तो पहले पढ़ाने लगा हूं पेरेंट विद वन सब्सिडरी। एक है कंपनी पी, एक है कंपनी एस। इन दोनों की अच्छा एक बात जबानी बता रहा हूं, मेरे ख्याल में जबानी याद रह जाए बहुत है। किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदने के दो मौके हैं, या तो जब वो कंपनी खुद शेयर इशू कर रही थी तब ले लेते डायरेक्टली, और बाद में कभी बनना चाहें तो जो कोई इंडिविजुअल बेच रहा हो उससे ले लें। तो हमारे सवालों के अंदर पेरेंट सब्सिडरी की शेयर होल्डर शुरू में नहीं बनी होगी, यानी कंपनी एस कोई कंपनी थी, उसके कोई ओनर्स थे, पी ने उन लोगों से शेयर खरीदे होंगे, क्योंकि अगर पी ने एस से डायरेक्टली लिए होते ना तो फिर इसमें बहुत सारी चीजें एडजस्टमेंट ही ना होती जो हमने कंसोलिडेशन में पढ़नी है। तो ये सवालों के अंदर पी ने एस के शेयर्स जब एस इशू कर रही थी तब नहीं लिए थे, बाद में कभी लोगों से खरीदे हैं। अगर लिखनी है बात तो लिख लें, मर्जी है। अच्छा, कंपनी पी ने कंपनी एस के शेयर्स खरीदे, तो कंपनी एस का बिजनेस बंद कर दिया, उनका सारा बिजनेस खुद चला रहे हैं? नहीं, लीगली कंपनी एस अपना नाम कैरी कर रही है, बस इस कंपनी के जो ओनर्स होते थे वो बशीर अमजद कामरान की जगह वो कंपनी पी हो गई है। तो कंपनी पी कंपनी एस की जब पेरेंट बन गई है तो कंपनी एस का बिजनेस नहीं खत्म हो गया, वो अपनी जगह चल रहा है। अच्छा, अब ये दो अलग अलग बिजनेस हैं, इनकी अपनी अपनी बुक्स हैं, इसकी भी अपनी बुक्स हैं, इन बुक्स से इनके अपने अपने ट्रायल बनते हैं, और इनकी अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। दो अलग अलग कंपनीज हैं, इनकी अपनी अपनी बुक्स हैं, अपना ट्रायल है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन स्टैंडर्ड्स ने और लॉ ने भी पेरेंट की जिम्मेदारी लगाई है। लॉ का मुझे कंफर्म नहीं है, अलग से कुछ सेक्शन है कि नहीं पता नहीं, लॉ मुझे मैंने बोल दिया, मुझे याद नहीं है। आईएएस ने जिम्मेदारी लगाई हुई है कि अगर कोई पेरेंट कंपनी है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाएगी, लेकिन इस कंपनी एस के सारे डिसीजंस पे मर्जी किसकी चल रही है? कंपनी पी की। तो कंपनी पी को इंसान थोड़ी है, कंपनी पी का दिमाग तो नहीं है, तो फिर किसकी मर्जी चल रही है? जिनकी कंपनी पी पे मर्जी चल रही है ना, उनकी कंपनी एस पे भी चल रही है। देखें, कंपनी तो एक लीगल पर्सन है ना, ओरिजिनल पर्सन थोड़ी है, तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। लॉ की नजर में कंपनी पी कुछ है, असल में कोई दिमाग थोड़ी है कंपनी पी का। तो कंपनी पी को जो चलाने वाले लोग हैं, कंपनी एस पे भी उन्हीं लोगों की मर्जी चल रही है। तो जो लोग कंपनी पी को चला रहे हैं उनको यह जानना चाहिए, उनका हक है जानना कि उनके कंट्रोल में कितने एसेट्स आ रहे हैं, यानी कितने एसेट्स पे उनकी मर्जी चल सकती है। सिर्फ कंपनी पी के एसेट्स पे उनकी मर्जी चल सकती है, कंपनी एस पे भी उन्हीं की मर्जी चल रही है, तो वो देखना चाहेंगे कि टोटल हमारे डोमेन में कितना है। इसी तरह कंपनी पी के जो चलाने वाले लोग थे, उनके दिमाग, उनकी काबिलियत, उनकी मेहनत से कंपनी पी ने अगर 700 बिलियन की सेल्स की हैं, तो फिर इसकी सेल्स में भी उन्हीं की मेहनत शामिल है। तो वो ये देखना चाहेंगे कि हमारे दिमाग से टोटल कितनी सेल्स हुई हैं। तो कंपनी पी और कंपनी एस दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, इनकी अपनी अपनी बुक्स हैं, अपना ट्रायल, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन आईएएस रिक्वायर कर रहा है कि कंपनी पी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाए और कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाए, कंबाइंड। कंपनी पी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रिपेयर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कंपनी पी की जिम्मेदारी है।
कंपनी पी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है वो अपनी भी बनानी है और ग्रुप की भी बनानी है। ग्रुप का मतलब है कंबाइंड। तो वो जो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का तरीका है, एक्विजिशन मेथड भी कहते हैं उसको। तो जो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का तरीका है वो है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन है ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का तरीका। एक्विजिशन मेथड कहते हैं उसको, लेकिन कंसोलिडेशन कहते हैं जब हम ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं तो ये कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेट करना। तो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं पी और एस की कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पेरेंट की जिम्मेदारी है कि उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी है और ग्रुप यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनानी है। तो अगर आपको आर्टिकल्स में कोई ऐसी कंपनी का ऑडिट करना या उसकी एनुअल रिपोर्ट देखने का इत्तेफाक हुआ हो जो कि पेरेंट है, तो उसकी एनुअल रिपोर्ट के अंदर उसकी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आ रही होती हैं और कंसोलिडेटेड भी आ रही होती हैं। तो पेरेंट की जिम्मेदारी है। पानी और देते हैं, ये दूसरा भी खाली कर लो। अच्छा, ये बात अगर आपको अंडरस्टूड लगती है तो बेशक ना लिखना, और अगर लगे जरूरत अपने अल्फाज में लिखनी तो लिख लेना। ये जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अच्छा ये मैंने ना सिर्फ खुद से वर्ड सेपरेट लिखा, वरना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वर्ड इसके लिए यूज हो रहा होता है। यानी पी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी, वो उसकी अपनी वाली, इसलिए सेपरेट सेपरेट का वर्ड लिखा गया ऐसे डिफरेंशिएट करने के लिए। एस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं कह रहे होते, वो तो मैंने जस्ट ये कहने की कोशिश की है कि इसकी अपनी है इसकी अपनी है, मैं बस इसलिए सेपरेट कह रहा हूं। किसके लिए? नहीं, आईएएस में जो वर्ड है ना सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह रहे हैं। इसके लिए सेपरेट का वर्ड यूज नहीं हो रहा, बस ये इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। मैं सिर्फ सेपरेट इसलिए लिख रहा हूं कि ये अपनी है अलग वो अलग है, मैं इसलिए सेपरेट लिख रहा हूं। तो मैं बता क्या रहा था, हाँ बता ये रहा था कि ये बात जो कहने लगा हूं, अगर आपको बहुत ही सिंपल अंडरस्टूड सी बात लगे तो ना लिखना, अगर लिखना चाहें तो बेशक लिख लेना। इसकी अपनी बुक्स हैं, इसकी अपनी बुक्स हैं, यानी पूरा अकाउंटिंग सिस्टम है, वाउचर्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, डेबिट क्रेडिट हो रहा है, लेजर्स बने हुए हैं, उन लेजर से बैलेंसेस ट्रायल में जाते हैं, ट्रायल से फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है। मतलब इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैक पे पूरा अकाउंटिंग सिस्टम मौजूद है, डेबिट क्रेडिट मौजूद है। लेकिन ये जो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, इनके पीछे कोई बुक्स नहीं है। इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिला के पीपी में पी प्लस एस, डेटर्स में पी प्लस एस, यानी सारी फिगर्स को लाइन बाय लाइन ऐड कर दिया जाता है और कुछ एडजस्टमेंट्स की जाती हैं, तो उससे ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं। यानी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के पीछे कोई ट्रायल नहीं है, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के पीछे कोई लेजर कोई वाउचर नहीं है। हर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैक्ड बाय डबल एंट्री सिस्टम है। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पीछे कोई अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बन रही है? दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके।
हाँ जी, ये बात अगर लिख रहे थे तो अच्छा, इसको और नैरो डाउन करता हूं कि हम क्या करने लगे। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सारी होती हैं, यानी एसओएफपी, एसओसीआई, ये सब है एग्जामिनेबल, ये सब एग्जामिनेबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एसओएफपी, एसओसीआई, सोसी, कैश फ्लो, ये सब है, सब करनी है हमने। अभी शुरू में एसओएफपी से करने लगा, यानी एक हेडिंग मैंने पहले ये दी थी कि हम सब्सिडी पढ़ने लगे, अब उसमें मैं आगे मजीद आगे जा रहा हूं कि अभी हम फिलहाल ग्रुप एसओएफपी से शुरू करने लगे। तो ग्रुप एसओएफपी से करते हैं शुरू। ग्रुप एसओएफपी, तो अब से ऑनवर्ड जो डिस्कशन होने लगी है, जब तक मैं हेडिंग खुद एसओसीआई नहीं कर देता कि हम पेरेंट और वन सब्सिडरी, इसकी ग्रुप एसओएफपी कैसे बनानी है, ये सिखाने लगा। अच्छा, मैंने भी कुछ देर पहले कहा था कि मैं बिल्कुल जीरो से करा रहा हूं, अज्यूमिंग के जो रिकॉर्डिंग्स वाले बैठे हुए उन्होंने या तो कंसोलिडेशन कैफ में पढ़ी नहीं, बहुत पुराने हैं, या फिर पढ़ी भी है तो बहुत पहले पढ़ी थी और वो भूल भाल गए हैं, तो इसलिए मैं जीरो से बता रहा हूं। तो जिनको आती है उनको हो सकता है शुरू में कोई कोफ्त हो गए, क्या यार, तो बता रहा हूं, जीरो से बता रहा हूं। हाँ, बताऊंगा क्विकली, लेकिन यह कि जीरो से कवर करता हूं। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, बहुत बचपन की, जब आपको बहुत शुरू में कहीं बेसिक अकाउंटिंग पहली दफा सिखाई गई होगी तो तकरीबन सारे टीचर्स का तकरीबन तरीका ये होता है कि डेबिट क्रेडिट सिखा दिया, लेजर सिखा दिए, उसके बाद उनसे ट्रायल बनाना सिखा दिया, सिर्फ इस मकसद से कि एक अकाउंटिंग सिस्टम की पिक्चर पूरी सामने आ जाए। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट सिखाया होगा, बचपन की बात कर रहा हूं, और उसके लिए एक दो सवाल बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस दिया होगा, और ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना के दिखाई होगी। और उसके लिए क्या किया होगा, आपको ये सिखाया होगा कि ट्रायल बैलेंस में ये चीजें इनकम स्टेटमेंट में जाएंगी, इनकम एक्सपेंसेस, फिर फलाने में से फलाना माइनस होगा, फिर एंड पे नेट प्रॉफिट निकलेगा, फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ट्रायल में एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी की जो चीजें रह गई थी वो बैलेंस शीट में यहां लिखेंगे, और जो इनकम स्टेटमेंट का नेट प्रॉफिट आया था है वो इक्विटी में कैपिटल में ऐड हो जाएगा। बचपन में बताया था कि ट्रायल दिया होगा, ट्रायल में से इन फिगर्स को इधर लिख दें, इनको इधर लिख दें, उसमें से ये माइनस करें, फलाने में प्लस करें, फिर प्रॉफिट निकलेगा, वो इक्विटी में ऐड हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको
एक एक करके डिटेल्ड चैप्टर पे ले जाया गया, इन्वेंट्री पढ़ाई गई होगी और डेप्रिसिएशन पढ़ाई गई होगी और बैड डेट पढ़ाया गया होगा, ये तरीका होगा तकरीबन हर टीचर का। तो इन सारे चैप्टर्स की डिटेल में उतरने से पहले एक ओवरऑल पिक्चर दिखाने के लिए ट्रायल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दिखाई गई होंगी, एक बेसिक सा प्रोसीजर कि ट्रायल में ये चीजें आ रही होती हैं, इनमें से इन इन चीजों को इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं, माइनस करते हैं, नेट प्रॉफिट निकलता है, ट्रायल की इन इन चीजों को एसओएफपी में लिखते हैं, और वो जो इनकम स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट निकला था वो यहां आके ऐड हो जाता है और एसओएफपी टोटल टैली हो जाता है। ये आपको सिर्फ एक बेसिक प्रोसीजर सिखाया था, उसके बाद फिर डिटेल में गए थे। इसी तरह मैं आपको ना अभी सिर्फ एक बेसिक प्रोसीजर सिखा रहा हूं ग्रुप एसओएफपी बनाने का, और जब ये बेसिक प्रोसीजर सिखा लूंगा तो फिर आपको मैं एडजस्टमेंट्स पढ़ाऊंगा। पहले सिर्फ बेसिक प्रोसीजर सिखा रहा हूं यूजिंग सम एग्जांपल्स। पहले ये काम करने लगा। जिनको कंसोलिडेशन आती है तो वो थोड़े सब्र से काम लें, मुझे सबको सामने रख के चलना है। ये लाइन लिख ली। मैं आपको ना कुछ बेसिक एग्जांपल से ग्रुप एसओएफपी बनाने का बेसिक प्रोसीजर सिखा रहा हूं। आसान अल्फाज में ग्रुप एसओएफपी पी और एस की एसओएफपी का टोटल है। मैं आपको 6-7 मिसालों से समझा रहा हूं। और फिर दोहरा देता हूं। सवालों में पी ने एस के शेयर्स एस से नहीं खरीदे होंगे, एस कभी बन गई थी, जो एस के तब शेयर होल्डर्स थे उनसे खरीदे होंगे। ये कोई रूल नहीं है, अगर पी ने एस से खरीदे तो सवाल में करने वाला रह कुछ ना जाता, इसलिए हम ये वाली बात कर रहे हैं। और पी ने एस के शेयर्स खरीदे हुए, यानी कंट्रोलिंग शेयर्स, जिससे वो पेरेंट बन गया, इसके लिए एक्विजिशन का वर्ड यूज होता है। तो पी एक्वायर्ड 100% शेयर्स। पी ने एस के 100% शेयर्स खरीदे, अभी खरीदे, यानी साल के आखिरी दिन ही खरीदे हैं और ईयर एंड हो गया। यानी एज एट ईयर एंड अभी लेटेस्ट अपडेट यह है कि पेरेंट ने एस के शेयर्स खरीद लिए हुए हैं। तो एस कंपनी खत्म हो गई बस। नहीं, कंपनी का नाम, कंपनी का बिजनेस सब वैसे ही रहेगा। इंप्लॉइज को तो शायद पता भी नहीं होगा कि शेयर्स किसके पास है, तो एस के बिजनेस वैसे ही चलता रहेगा। ये सवाल है, सोल्यूशन करता हूं मैं।
जी, सवाल नोटेड। अच्छा, अब मैंने कहा कि ग्रुप एसओएफपी पी और एस का सिंपली एडिशन है। तो ग्रुप एसओएफपी बनाते हुए ग्रुप एसओएफपी, अच्छा जो लोग बिल्कुल भूल भाल गए हैं या पहली दफा पढ़ रहे हैं वो जरूर ये यहां तक नोट करें। जिनको पता है सारा वो बेशक ना करें, लेकिन जो भूल भाल गए हैं या पहली दफा पढ़ रहे हैं वो यहां तक नोट करें, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, नोटेड। अच्छा, ग्रुप एसओएफपी बनाने का तरीका पी और एस बैलेंस शीट कंबाइंड, तो हर फिगर को मैंने प्लस करके कंबाइंड टोटल बैलेंस शीट बना। लेकिन ऐसे ही नहीं पी प्लस एस, कुछ बहुत ही बेसिक सी कॉन्सेप्चुअल चीजें हमें ठीक करनी पड़ेंगी। जैसे जब हम मिसाल है, मतलब कोई कंसोलिडेशन नहीं हो रही, वैसे एक मिसाल ले रहा हूं कि जब हम बात कर रहे हैं मुल्क के अंदर प्रोविंसेस की, तो एक प्रोविंस की गवर्नमेंट ये क्लेम कर सकती है कि हमने बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है, हमारी बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट है, पूरी पाइपलाइन हमने बिछा के दी हुई है, वहां हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो प्रोविंस अपनी परफॉर्मेंस बताना चाह रहा है। मतलब हो सकता है पंजाब की असेंबली के अंदर बात हो रही हो कि हमने बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है, बलूचिस्तान की असेंबली में बात कर रही होगी तो होंगे कि हमने सिंध में इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये अपने अपनी परफॉर्मेंस की हद तक तो वो कह सकते हैं, लेकिन कौमी असेंबली के अंदर कि हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है कहीं नहीं। फ्रॉम पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू वो कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, वो तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एक प्रोविंस दूसरे प्रोविंस से चूंकि अलग अपनी शनाख्त रखता था, तो वो ये कह सकता था कि मैंने फलानी जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है। जब हम पूरे मुल्क की बात कर रहे होंगे तो पाकिस्तान ने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है नहीं। पता नहीं मिसाल समझ आई कि नहीं। ग्रुप बैलेंस शीट पी और एस को कंबाइन करके है। पी की शीट में पी ये एसेट क्यों आ रहा है? क्योंकि पी ने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, कहीं किसी कंपनी के शेयर्स में। जब हम पी और एस को कंबाइन कर देते हैं, अब ये एक ग्रुप है, ये पी और एस कंबाइन को हम ग्रुप कह रहे हैं। अब ये ग्रुप की बैलेंस शीट, ग्रुप की बैलेंस शीट में ये इन्वेस्टमेंट एसेट आना कि ग्रुप ने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये सेंस बनती है? तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई सेंस बनती नहीं है, तो ग्रुप बैलेंस शीट में ये कोई एसेट नहीं आना चाहिए। ग्रुप की नजर में ये कोई एसेट नहीं है। यानी ग्रुप की बात कर रहे होंगे तो ये नहीं कह सकते ग्रुप ने किसी के शेयर में इन्वेस्ट, ग्रुप ने कौन से किसके शेयर में इन्वेस्ट किया है? पी और एस मिला के ग्रुप कह दिया, तो ये लाइन नहीं आनी बनती। इसी तरह किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट को पढ़ें तो उसका मतलब होता है इस कंपनी के ये एसेट्स हैं, इन पे कंट्रोल है, बिजनेस के एसेट्स हैं। एसेट्स बिजनेस के होते हैं, ओनर्स के नहीं होते। ये बिजनेस की लायबिलिटीज हैं, ये ओनर्स का हक है जिनको ये शेयर्स इशूड हैं। ये मेरी बात दोबारा सुने,
एसओएफपी पढ़ी जा रही है कि बिजनेस के पास ये एसेट्स हैं, बिजनेस की ये लायबिलिटीज हैं, और बिजनेस के नेट एसेट्स में ओनर्स का हक है। ओनर्स कौन है? जिनको ये शेयर्स इशूड हैं। एस की बैलेंस शीट, एस के ये एसेट्स हैं, एस की ये लायबिलिटीज हैं, ये नेट एसेट्स हैं, इन पे किसका हक है? ओनर्स का। कौन ओनर्स? जिनको ये शेयर्स इशूड हैं। अब ग्रुप में आते हैं, ये पी और एस का है। इस 85,000 में ये 40,000 किसी को इशूड है? नहीं। अब जब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर एस है और एस के वो इशूड शेयर पी को हैं। तो ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हुए हम ये नहीं कह सकते कि ये इशूड शेयर कैपिटल किसी को इशू किए हुए। तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट में कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल में इस 40 का आना नहीं बनता। तो सादा तरीन सवाल, पी और एस की एसओएफपी कंबाइन कर देंगे लाइन बाय लाइन। दो बातें, पी की जो एस में इन्वेस्टमेंट है वो उड़ा देंगे, और जो एस का इशूड शेयर कैपिटल है वो उड़ा देंगे, क्योंकि ये इस बैलेंस शीट में इनकी जगह बन नहीं रही है। तो ग्रुप बैलेंस शीट बनाने का सादा तरीन तरीका पी और एस लाइन बाय लाइन एडिशन, लेकिन दो चीजें उड़ा देंगे, पी की जो एस में इन्वेस्टमेंट है और जो एस का इशूड शेयर कैपिटल है। और अब जो बाकी शक्ल बची, हाँ ये ग्रुप बैलेंस शीट है। अच्छा, न्यूमेरिकली स्पीकिंग ये दोनों का टोटल बराबर क्यों आ गया? हमने दोनों साइड से 40-40 उड़ाया है। ये दो टैली बैलेंस शीट थी ना, हमने इनको मिलाया तो इनका टोटल भी टैली रहना था, लेकिन हमने तो कुछ चीजें गायब की हैं। तो 40 इधर से गायब किया, 40 इधर से गायब किया, इसलिए टोटल टैली ही है। ये एक एग्जांपल है, इसका सॉल्यूशन नोट कर लें, फिर मैं एग्जांपल 2 करता हूं। जी, वो आ रहा है आगे। अभी मैंने पहली मिसाल लिखी है ना, 5-6 मिसालों में लाता हूं ये सारा कुछ। हाँ जी, ये नोटेड। एक एग्जांपल और करके फिर ब्रेक कर देता हूं। सॉल्यूशन नोटेड। लाइबिलिटीज देखें क्या बनी, एक 12, 38 और यहाँ एक 52 और 62। ये सवाल नोट करने, फिर कैमरा उधर शिफ्ट करना है।
सवाल नोटेड। अच्छा, अब ये जो अभी पिछले सवाल में बता चुका वो तो हो गया कि इन्वेस्टमेंट इन एस यहां नहीं आना। बाकी पीपीई 70 प्लस 80 150, बाकी एसेट्स 32 प्लस 30 62। कैपिटल वाली बात बता चुका कि 40 नहीं आना। ये जो पिछले सवाल में बता दिया वो तो बता दिया कि पेरेंट की एस में इन्वेस्टमेंट वो यहां इसलिए नहीं लिखनी क्योंकि ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। एस का कैपिटल क्योंकि वो ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को इशूड नहीं है, वो तो ग्रुप के पास ही है, तो ये दो चीजें यहां भी नहीं आनी। ये पिछले सवाल तक की बात है। अब इस सवाल की नई बात, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। ओनर्स का इन पे हक है क्योंकि उनकी मेहनत से बिजनेस ने आज तक कमाया था जो ओनर्स को नहीं बांटा गया अभी तक। डिविडेंड बांट देते तो ये बट जाता। ओनर्स का हक है लेकिन ओनर्स को अभी तक नहीं दिया गया। पी ने ये 48,000 के शेयर्स जो खरीदे हैं किसको दिए पैसे? एस को हैं? नहीं, एस के पुराने लोगों को। ऐसा हो सकता था कि एस नई बनी होती तभी पेरेंट उसका पेरेंट बन गया होता, लेकिन फिर सवाल में करने को कुछ होता नहीं, तो इसलिए सवालों की वजह से आपके लेवल पे सवालों में एस पुरानी कोई बनी हुआ करेगी, उसको बाद में पी ने खरीदा होगा और पी ने पैसे किसको दिए होंगे? एस को नहीं दिए होंगे, एस के पुराने शेयर होल्डर्स को दिए होंगे। अभी अभी एस के सारे शेयर्स खरीदे, जिन लोगों से खरीदे सारे जिन लोगों से खरीदे वो अभी एस की कितनी इक्विटी के मालिक थे? कितने रुपए के मालिक थे? 100% कितने रुपए के मालिक थे? 48। वो इक्विटी के मालिक थे ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना पैसा लगाया हुआ था और इतना अभी तक कमाया हुआ था जो उनको मिला नहीं था, तभी रिटेन्ड थी। पी ने उनसे ये शेयर्स खरीद लिए और उनको पैसे दे दिए, जो उनका जितना हक था उनको देके फारिग कर दिया। उन ओनर्स को 48 दे दिया, है ना? एक बात। दूसरी बात, अब एस को खरीदने के बाद ये ग्रुप बैलेंस शीट, ओनर्स वही हैं जो पी के ओनर्स हैं। देखें, पी ने एस के सारे शेयर्स खरीद लिए। अब एस का ओनर पी है, लेकिन पी तो कोई इंसान नहीं है ना, वो तो कंपनी है। असल में पीछे ओनर्स वही हैं जो पी के ओनर्स हैं, तभी ग्रुप बैलेंस शीट में कैपिटल भी सिर्फ 50,000 नजर आ रहा है। अब इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, क्या इन लोगों की नजर से यह कहना सही है कि रिटेन्ड अर्निंग्स 70,000 रुपए की? क्या उन लोगों किन लोगों किनको उन कह रहा हूं मैं? पी के शेयर होल्डर। क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इस 8,000 को रिटेन्ड अर्निंग्स कहना सही है? क्या इनकी मेहनत से कमाए हुए प्रॉफिट्स हैं जो बिजनेस में रिटेन्ड है? तो दो बातें की हैं मैंने। एक बात, जिन लोगों का यह हक था उन लोगों को पैसे देके फारिग कर दिया। दूसरी बात, अच्छा उन लोगों के हक था उनको दे दिया, तो कॉन्सेप्चुअली रिटेन्ड तो ना रही। दूसरी बात, जब ग्रुप बैलेंस शीट बन रही है तो अब बचे कुचे ओनर्स वही हैं जो पी के ओनर्स हैं। उनके लिए यह कहना कि 8,000 की रिटेन्ड अर्निंग्स है, यह सही नहीं है, उनकी थोड़ी रिटेन्ड है। तो ग्रुप बैलेंस शीट में यह वाला 8,000 नहीं आना चाहिए, 62,000। और मैंने मिसाल रिटेन अर्निंग की दी है, बाकी रिजर्व्स भी हो सकते हैं। तो एक्विजिशन डेट पर एस की जितनी इक्विटी थी, अब इन दो सवालों को कराने के बाद कंक्लूजन ये बना कि ग्रुप बैलेंस शीट बनाने का तरीका पी प्लस एस लाइन बाय लाइन एडिशन। लेकिन पी की एस में इन्वेस्टमेंट वो नहीं आएगी, पी ने जो एस में इन्वेस्टमेंट की है वो नहीं आनी, एंड एस की जो इक्विटी है वो भी उड़ा देनी है, कैपिटल भी और ये 8,000 भी। तो पेरेंट की एस में की गई इन्वेस्टमेंट वो ग्रुप बैलेंस शीट में नहीं आनी, और एस की इक्विटी वो भी ग्रुप बैलेंस शीट में नहीं आनी। चले 45 बस।